तो ऐसा ही आपको एक होटल मिलेगा, उसके साथ जो एयरपोर्ट से होटल का ट्रांसफ़र है, आने का जाने का वो, और साथ में सारे के सारे मील्स आपको फ्री में मिलेंगे इफ़ यू आर ट्रेवलिंग। रूल नंबर 1 कि आपका जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होगा वो भी आपका गल्फ एयर ही होना है। जैसे कि तो आज सुबह में पहुंच गया था फ्रांस पेरिस, और जो बहरीन से जो मेरा फ़्लाइट था वो काफ़ी कंफर्टेबल था, अच्छा था। इमिग्रेशन वालों ने कुछ नहीं पूछा, पासपोर्ट दिया, स्टैम्प कर दिया, और जो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था वो भी 1.5 घंटे पे हो चुका था। तो एक इमिग्रेशन के लिए फ्रांस जैसे आपके पेरिस जैसे शहर के लिए 1.5 घंटा पे होना मतलब ठीक है, ये एकदम बुरा नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है। तो 1.5 घंटे के बाद मैं सिम लिया अपना, थोड़े बहुत कैश उठाए ATM से, और कैश का जो ट्रांसफ़र रेट होता है या जो मार्कअप फ़ी होता है वो कभी आप जो एयरपोर्ट के अंदर से मत करना, आपको बहुत ही बुरा रेट मिलेगा। तो सब मिला के तो मुझे रेट पड़ रहा था 95 का, तो मैंने एयरपोर्ट से नहीं लिया, तो एयरपोर्ट के बाहर से ही मैंने लिया, और एयरपोर्ट से मैंने सिम लिया एक। तो सिम था कि 30 GB आपको मिलेगा 40 यूरो से, और अनलिमिटेड कॉल एंड टेक्स्ट इन यूरोप। तो इसका तो ऐसा कोई फ़ायदा मुझे होने वाला है नहीं, मैं किसको कॉल करूँ यूरोप पे। और जो इंटरनेट है वो 30 GB है 1 महीने के लिए, पूरे यूरोप में ये वैलिड है। तो आउट ऑफ यूरोप भी आप कॉल कर सकते हो, तो उसके लिए बस 2 घंटे का है, मतलब 25 यूरो का एक बैलेंस आपको देता है। तो उस रेट से अगर देखें पर मिनट के हिसाब से कितना होता है, तो लगभग 2 घंटे का है। तो इस सब को मिला के 40 यूरो का मतलब 3,500 के थोड़ा सा आसपास आपको पड़ेगा ये। तो ये लेके मैं पहुंचा जो बस स्टेशन है मेरा, क्योंकि अभी मुझे एक बस पकड़ के जाना है लक्समबर्ग, क्योंकि पेरिस में पहले भी आ चुका था 2019 पे, तो मुझे अभी फिर से पेरिस पे रुकना नहीं था। ये जो एंट्री देख रहे हो ना, ये एंट्री ही बस स्टैंड है, और यहाँ पे कुछ बना हुआ एक्सरसाइज के लिए, और यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स है, और बस सब लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे मेरी तरह इंतज़ार कर रहे हैं उसके बस का। सारे कबूतर आ गए यहाँ पे, मैं बिस्किट खा रहा था और मुझे देख के सब आ गए, तो मैं भी इन्हें थोड़े बहुत बिस्किट दे रहा हूँ। पहले एक आया था, और जैसे ही मैंने एक को देना शुरू किया था सब आ गए। तो अभी 9 बजने को है रात के, और देखो यहाँ पे अभी भी सनसेट बस हुआ है। अभी से आधा घंटा पहले सनसेट हुआ था, और मैं पहुँचा हूँ अभी लक्समबर्ग से लोकल बस लेके मुझे जाना है जो मेन सिटी सेंटर है वहाँ तक। और मेरा जो आज का हॉस्टल है यूथ हॉस्टल लक्समबर्ग का, वो भी सिटी सेंटर से 1 किलोमीटर दूर, मतलब वहाँ से उतर के फिर पैदल चलना होगा, लेकिन मुझे अभी यहाँ से सिटी सेंटर तक जाना होगा। और जो लोकल बस है बस नंबर 15, वो मुझे यहीं पे मिलेगा, जो आप देख रहे हो एक शेड करके बना हुआ है, तो वहाँ पे तो बस नंबर 15 मिलेगा, और उसी बस से मैं चलूँगा लक्समबर्ग के सेंटर पे, और आपको दिखाऊंगा अगर कुछ खास है तो, वरना आज का तो प्लान और कुछ ज़्यादा है नहीं।
पहुंच चुका हूं मैं लक्समबर्ग के सेंटर पे और अभी यहां से दूसरा बस लेके मैं चलूँगा अपने हॉस्टल की तरफ। और मुझे एक चीज़ अभी पता चला कि लक्समबर्ग पे सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। आपको अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है आपको तो टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पास की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आप बस ले लो, आप तो कोई भी मेट्रो ले लो। गुड मॉर्निंग, एक और नया दिन लक्समबर्ग पे। तो लक्समबर्ग को लेके मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये भले ही 5th स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप हो या फिर 7th या 8th स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा लक्समबर्ग इज़ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये कतार और चाइना, अमेरिका जैसे बड़े बड़े नेशन, बड़े बड़े फिनेंशियल हब, बड़े बड़े जो इकोनॉमीज़ है उसको पीछे छोड़ते हुए दिस कंट्री बिकेम द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। तो एक होता है काइंड ऑफ जीडीपी जो रशिया, चाइना, अमेरिका या तक कि इंडिया भी बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन पर कैपिटा ये होता है कि वो जो आपका जो जीडीपी है वो कितनों पे डिवाइड होता है, जो कंट्री का पॉपुलेशन होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस जगह को द मोस्ट ब्यूटीफुल बालकनी ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। अब ये किस लिए कहा जाता है मुझे मैं उतना पता नहीं है, लेकिन इस बात से मैं 100% सहमत तो नहीं हूँ, क्योंकि ये भले ही बहुत खूबसूरत है। यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे एक कनाल है और एक फोर्ट जैसा भी कुछ बना है। फोर्ट तो लग नहीं रहा है, चलो ठीक है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। लेकिन दी मोस्ट जब आता है ना तब उतना सहमत नहीं हूँ मैं इस बात से, लेकिन जो है सो है। तो इसे कहा जाता है द मोस्ट ब्यूटीफुल बालकनी ऑफ यूरोप। और यहाँ के जो आसमान है ना उसमें आपको हमेशा से हर दिन कम से कम 100 ऐसे प्लेन दिखने को मिलेंगे, क्योंकि जो फ्रांस का एयरपोर्ट है वो बहुत सामने है। तो अभी मैं एक ट्रेन पे हूँ। तो इसका इंक्लूजन बस मई में हुआ था, मई 2022 पे, और इसका बाहर जो फेयर है वो है 15 यूरो। और ये आपको हाफ एन आवर और 40 मिनट्स तक आपको लक्समबर्ग का आसपास घुमाएगा और अच्छे से दिखाएगा सामने। तो एक VR का एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो उसके अंदर बैठ के। तो आपको एक VR का हेडसेट देगा और उससे जो आपका VR एक्सपीरियंस है वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10 यूरो और देने होंगे। तो अभी मैं वो ट्रेन का जो सफ़र था, एक टॉय ट्रेन का, वो मैं करके आया। 15 यूरो का बहुत ही वर्थ इट है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हाफ एन आवर का था, और उस पर आपको ऑडियो भी मिलेगा, इंग्लिश पे मिलेगा, और
पूरे हिस्ट्री के बारे में बताता है कि ये जो लक्समबर्ग था ये लैंडलॉक्ड है ऑस्ट्रिया, फ्रांस, 3-4 कंट्रीज़ का उस समय जब किंगडम हुआ करते थे। उस समय जब भी कोई भी किंगडम को अपना पावर या डोमिनेंस उसको दिखाना था, वो तो ट्राई करता है वो कैसे लक्समबर्ग को कैप्चर करे। तो लक्समबर्ग को कैप्चर करके वो दिखाता था कि ये या अभी तो मेरे अंडर पे है, तो मैं जो ये वार वो मैं जीत गया। और इसको काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट भी किया गया। और जो लक्समबर्गीज थे यहाँ के उस समय पे, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि 2-3 साल के अंदर जो उसका जो गवर्निंग बॉडी था वो चेंज हो जाता था। तो मैं आपको रफली बताऊँ तो पहले फ्रांस का लुई फिलिप II कुछ था, फिर ऑस्ट्रिया ने उसे रिकैप्चर किया। ऑस्ट्रिया का किंग का नाम मुझे नहीं पता, और इसके नाम बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं तो याद भी नहीं रहता। और उसके बाद फिर से फ्रांस आया, फिर स्पेनिश आए, फिर से ऑस्ट्रिया आया, और उसके बाद फिर से फ्रांस आए। और 1866 में लक्समबर्ग ने कहा कि अभी ये बहुत हो चुका है, अब हमें हमारी तरह जीने दो। तो इन लोगों ने पिटीशन फाइल किया। बहुत ही इन लोगों का ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं था, मतलब ऑन अ कॉमन ग्राउंड ऑफ एम्पैथी। तो एक जर्मन तो रेजोल्यूशन करके कुछ हुआ, वो डिज़ोल्व हो गया और लक्समबर्ग को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया गया। रफली बताओ कि लुई फिलिप II जब लक्समबर्ग को कैप्चर किया था, तब उसने अपने लिए तो रहने के लिए एक बहुत सारे जो मैंशंस बनाए। तो उसने बहुत सारे अपने लिए या फिर अपने लोगों के लिए बहुत सारे मैंशंस बनाए, लेकिन वो यहाँ पे कभी थे ही नहीं, क्योंकि उसके फ्रांस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो उसको फ्रांस पे रहना बहुत ज़रूरी था। और ये लक्समबर्ग को हमेशा से जो किंग्स थे फ्रांस या ऑस्ट्रिया के, उसने हमेशा से इस जगह को एज ए पावर, एज ए डोमिनेंस को दिखाने के लिए ही कैप्चर करते थे, और इस पे आते थे एज ए हॉलीडे, फिर रह के फिर चले जाते थे। लेकिन उसका मेन मकसद वही था कि ऑस्ट्रिया को दिखाना या फिर ऑस्ट्रिया फ्रांस को दिखाना कि मैंने ये कैप्चर कर लिया है, अब ये मैं अब से ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो इसके चलते जो लक्समबर्गीज थे उनको होता था सबसे ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि हर 3 साल बाद, 5 साल बाद, तो 10 साल बाद पे चेंज हो जाता था। और ये चलता रहा, जबकि लास्ट जो थे इन द लाइन ऑफ तो लुई फिलिप वो थे 14। तो आप देख लो कि 2 से शुरू हुआ है और 14 तक इन लोगों ने या तो मतलब इन लोगों का सिलसिला यहाँ तक चलता रहा। तो ये 1866 पे जाके इन्हें इंडिपेंडेंस मिला है।